हेलो, हाय, राधे राधे। मैं विशेंद्र फौजदार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लोहागढ़ बजरंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम आपके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं, जो आपके लिए रीट, सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट ऑल टीचर एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, मेरे प्यारे साथियों, देखिए, सृजनशील बालक होता है, यानी सृजनशील बालक कौन होता है ये बताना है आपको। जिज्ञासु होता है, अपराधी होता है, अध्ययनशील होता है, शिक्षक प्रिय होता है। यानी जिस बच्चे में सृजनशीलता की क्षमता पाई जाती है वो कैसा होता है ये बताना है मेरे प्यारे साथियों। सृजनशीलता की जो क्षमता पाई जाती है वो किस व्यक्ति में पाई जाती है या किस बालक में पाई जाती है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर क्या होने वाला है, ए। क्या हो जाएगा, ए, जिज्ञासु। यानी सृजनशील बालक की जो महत्वपूर्ण विशेषता होती है वो क्या होती है, जिज्ञासा, यानी वो अधिक से अधिक जानना चाहता है। दूसरा तो क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है मानव विकास की अवस्थाएं होती हैं, यानी मानव के विकास की कितनी अवस्थाएं ये बताना है, या बालक के विकास की अवस्थाओं को बताना है। 6, 4, 5, 7। तो बताइए मेरे प्यारे साथियों, बालक के विकास की या मानव के विकास की कितनी अवस्थाएं। जल्दी से जल्दी आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं इसका। तो आपका पता होगा आपको, मानव के विकास की या बालक के विकास की जो अवस्थाएं वो कितनी है, 4 हैं। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, या जिसे कहते हैं वृद्धावस्था। यानी मुख्य रूप से 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, शैशवा, किशोरा, बाल्या, किशोरा और प्रौढ़ा अवस्था। तो ये 4 अवस्थाएं मानव के विकास की, कितनी अवस्थाएं, 4। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, तो मानव के विकास की कितनी अवस्था, वही मेरे प्यारे साथियों 4 अवस्थाएं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, विकास चलता है, यानी विकास चलता है, यानी व्यक्ति का जो विकास होता है वो कब तक होता है ये बताना है। अनवरत होता है, अस्थिर होता है, युवावस्था तक होता है, प्रौढ़ावस्था तक होता है। तो देखिए वृद्धि और विकास बालक के विकास से संबंधित होते हैं। तो आपको यहाँ पर पूछा है विकास के बारे में, किसके बारे में पूछा है, विकास। विकास कब तक चलता है ये बताना मेरे प्यारे साथियों। तो विकास एक निरंतर चलने वाली या लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति का जो विकास है वो जीवन पर्यंत होता है। कब तक होता है, जीवन पर्यंत। तो कैसी हो जाएगी विकास की जो प्रक्रिया है वो कैसी है, अनवरत है। यानी विकास कब तक चलता है, अनवरत चलता है, यानी लगातार चलता है, जीवन पर्यंत चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किशोरावस्था के आगमन का संकेत है, यानी जब व्यक्ति की किशोरावस्था आती है तो उसका कैसे पता चलता है ये बताना है आपको। पढ़ाई में मन लगाना, यानी किशोरावस्था आती है तो बालक पढ़ाई में अधिक मन लगाने लग जाता है, चोरी करने लग जाता है, अपराध करने लग जाता है, संवेगात्मक विकास में परिवर्तन। तो बताइए मेरे प्यारे साथियों, किशोरावस्था के आगमन का जो संकेत होता है वो क्या होता है। जल्दी से जल्दी आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, किशोरावस्था आते आते बालक के जो संवेग हैं, संवेगात्मक विकास है, उनमें तीव्र गति से क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। यानी संवेगों में अस्थिरता नहीं होती है, संवेग अस्थिर होने लगते हैं और उनमें तीव्र गति से परिवर्तन होने लगते हैं। तो ये किशोरावस्था के आगमन का संकेत होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अन्यायी व्यक्ति पर क्रोध और दुखी व्यक्ति के प्रति दया की अभिव्यक्ति बालक किस अवस्था में करता है। यानी कोई व्यक्ति, अन्यायी व्यक्ति है, अन्याय कर रहा है तो उस पर क्रोध करता है, और कोई दुखी होता है, ये की लिख गया, ये दुखी है, क्या है, दुखी, ये दुखी है। दुखी व्यक्ति के प्रति दया की अभिव्यक्ति बालक किस अवस्था में करता है, यानी दुखी व्यक्ति पर दया और अन्याय पर क्रोध करना बालक की कौन सी अवस्था की विशेषता है ये बताना है मेरे प्यारे साथियों। तो देखिए, ए शैशवा अवस्था, बी वृद्धावस्था, सी किशोरावस्था
और डी बाल्यावस्था। तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अन्यायी व्यक्ति पर क्रोध और दुखी व्यक्ति के प्रति दया की अभिव्यक्ति किस अवस्था में दिखाई देती है बालक के अंदर? तो देखिए किशोरावस्था में। कौन सी में दिखाई देगी मेरे प्यारे साथियों? किशोरावस्था के में बालक अन्यायी व्यक्ति पर क्रोध करता है और दुखी व्यक्ति पर दया करता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन देखिए, पके हुए आमों या मिष्टान को देखकर बालक के मुंह में पानी आ जाता है, यह सिद्धांत है, यानी किस सिद्धांत से संबंधित है? यानी कोई भी चीज हम देखते हैं या मिठाई देखते हैं या आमों को देखते हैं तो कोई भी व्यक्ति यानी लाल श्रावित होना, मुंह में पानी आने लगता है, यह सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित है? आपको यह बताना है मेरे प्यारे साथियों। सूझ सिद्धांत, प्रबलन सिद्धांत, प्रयास व त्रुटि सिद्धांत या प्रयत्न सिद्धांत, संबद्ध सहज क्रिया सिद्धांत। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका संबद्ध क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? आंसर यानी पके हुए आम और मिष्टान को देखकर मुंह में पानी आना किस सिद्धांत की विशेषता है? संबद्ध सहज क्रिया सिद्धांत। किसकी है? संबद्ध सहज क्रिया सिद्धांत। किस सिद्धांत की हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों? संबद्ध सहज क्रिया सिद्धांत की विशेषता है। डी आंसर है इसका। अब देख लेते हैं संबद्ध जो क्रिया सिद्धांत है ये किसने दिया था? तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, संबद्ध क्रिया सिद्धांत, सहज क्रिया सिद्धांत के बारे में बता देते हैं पहले आपको। ये दिया था स्किनर का संबद्ध सहज क्रिया सिद्धांत है, यानी किसी भी चीज को देख करके उसके प्रति अनुक्रिया करना ही संबद्ध सहज क्रिया के अंतर्गत आता है। इसी का इस सिद्धांत एक पावलोव ने भी दिया था। उसे पावलोव ने कहा था अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत, यानी किसी भी चीज के साथ अनुबंध स्थापित करना की जो प्रक्रिया है वो इसके अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर ये होने वाला है किसका हो जाएगा? स्किनर का संबद्ध सहज क्रिया सिद्धांत। अब देखते हैं हमारा जो सिद्धांत है, अगला सिद्धांत है इनमें प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत ये किसने दिया था मेरे प्यारे साथियों? ये दिया था प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत थॉर्नडाइक। इसका ये थॉर्नडाइक का है। अगर बात करें पुनर्बलन सिद्धांत की तो ये क्लार्क हल का है। किसका है? क्लार्क हल। अब बात करें हम सूझ सिद्धांत के बारे में, तो सूझ सिद्धांत किसने दिया था? अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सूझ सिद्धांत कोहलबर्ग या गेस्टाल्ट वादियों ने दिया था। सूझ सिद्धांत किसने दिया था? कोहलबर्ग या गेस्टाल्ट वादियों ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत बालकों के लिए महत्वशाली है क्योंकि? संबद्ध प्रतिक्रिया का जो सिद्धांत है बालकों के लिए क्यों महत्वशाली है यह बताना है आपको, क्यों महत्वपूर्ण है। यह सीखने की स्वाभाविक विधि बताता है, ये सही है। समाजीकरण और वातावरण से सामंजस्य स्थापित करता है, ये भी सही है। बालकों के भय संबंधी रोगों का उपचार करता है, ये भी सही है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? डी उपरोक्त तो सभी। यानी संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत बालकों के लिए इन सभी बातों के लिए महत्वशाली होता है। सीखने की स्वाभाविक विधि को बताता है, स्पष्ट करता है, समाजीकरण और वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने में मदद करता है, बालकों के भय संबंधी रोगों को दूर करने का प्रयास भी करता है। तो यहाँ पर इस उपयुक्त सभी आंसर इसका होने वाला है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा संबद्ध सहज क्रिया आधारभूत सिद्धांत है जिस पर सीखना निर्भर रहता है, यह मत किसका है ये बताना है। इस संबद्ध सहज क्रिया आधारभूत सिद्धांत है जिस पर सीखना निर्भर रहता है या सीखना निर्भर करता है, ये बताना है मेरे प्यारे। किसका कथन है? स्किनर का है, वाटसन का है, थॉर्नडाइक का है, पावलोव का है। तो आपको ये बताना है यहाँ पर संबद्ध सहज क्रिया के बारे में। आपको हमने पहले क्वेश्चन में भी बताया कि संबद्ध सहज क्रिया से संबंधित जो विचारक है वो कौन है? B.F. स्किनर। कौन है? B.F. स्किनर है। तो यहाँ पर आंसर ए क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? ए हो जाएगा। B.F. स्किनर ने कहा था संबद्ध सहज क्रिया आधारभूत सिद्धांत है जिस पर सीखना निर्भर रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अधिगम के सिद्धांत हैं। आपको ये बताना है अधिगम या सीखने के सिद्धांत। अधिगम का अर्थ क्या होता है? सीखना। अधिगम का क्या अर्थ है? सीखना। आप सीखने के सिद्धांत हैं ये बताना है कौन कौन से सिद्धांत हैं जो सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत, संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत, उपरोक्त सभी।
तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर जो दिए हुए हैं ये सभी क्या है, सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, डी, उपरोक्त सभी। थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत वी.एफ. स्किनर। पुनर्बलन का सिद्धांत क्लार्क हल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत को किस अन्य नाम से भी पुकारा जाता है, यानी थॉर्नडाइक ने सीखने का सिद्धांत दिया उसे किन किन नामों से पुकारा जाता है। संबंधवाद का सिद्धांत, प्रयत्न भूल का सिद्धांत, उद्दीपन प्रतिक्रिया सिद्धांत, उपरोक्त सभी। देखिए मेरे प्यारे साथियों, थॉर्नडाइक का जो सीखने का सिद्धांत है उसको संबंधवाद का सिद्धांत यानी संबंध स्थापित करने का सिद्धांत भी कहते हैं, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत भी कहा जाता है, उद्दीपन प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, उपरोक्त सभी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11वां क्वेश्चन, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह किसका कथन है। यानी सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह किसका कथन है ये बताना है। तो देखिए स्किनर का है, कार्ल का है, लॉक का है, रूसो का है। तो सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह किसका कथन है मेरे प्यारे साथियों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी.एफ. स्किनर। क्या हो जाएगा, बी.एफ. स्किनर ने कहा था सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यानी व्यक्ति जो कुछ सीखता है उसके व्यवहार में जो भी परिवर्तन होते हैं उस सभी को इसके अंतर्गत रखा जाता है, ये कथन है स्किनर का। अगला आंसर क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम को कहते हैं, यानी अधिगम को क्या कहा जाता है आपको ये बताना है मेरे प्यारे साथियों। अधिगम को क्या कहते हैं, प्रवाह कहते हैं, कौशल कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, सतर्कता कहते हैं। तो क्या कहेंगे अधिगम को, अधिगम का अर्थ है सीखना। देखिए प्रवाह यहाँ पर नहीं होगा, ज्ञान ये इसके अंतर्गत आ ही जाता है वैसे, और सतर्कता ये यहाँ पर भी नहीं होगा। तो अधिगम के बारे में, अधिगम क्या है, एक प्रकार का कौशल है। क्या है, कौशल। अधिगम का अर्थ तो ज्ञान होता है या सीखना होता है, परंतु यहाँ अधिगम को क्या कहते हैं ये पूछा गया है, क्या कहेंगे ये पूछा है। तो अधिगम क्या है, कौशल है, एक प्रकार का क्या है, कौशल, यानी अपने आप को किसी भी कार्य में दक्षता प्रदान करना अधिगम या सीखना ही कहलाता है। तो वो अधिगम या दक्षता प्रदान किससे होती है, किसी कौशल से होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिगम के कौशल में शामिल है, यह अधिगम का जो कौशल है उसमें किन चीज़ों को शामिल किया जाता है ये बताना है। नवीन ज्ञान को शामिल किया जाता है, नवीन क्रिया को शामिल किया जाता है, अनुभवों का उपयोग भी किया जाता है, और उपरोक्त सभी। तो देखिए अधिगम कौशल में नवीन ज्ञान भी शामिल है, नवीन क्रिया भी शामिल है, और अनुभवों का, प्राचीन जो अनुभव है अपने उनका उपयोग भी शामिल होता है। ये सभी व्यक्ति के सीखने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिगम कौशलों को सीखना किस पर निर्भर करता है, यानी अधिगम के जो कौशल है उनको सीखना किस पर निर्भर है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, उनके आधार पर आपको बताना है। सीखने वाले की मनोवृत्ति पर, कार्य क्षमता पर, क्रोध पर, पुस्तक पर। यानी अधिगम कौशलों को सीखना किस पर निर्भर है मुख्य रूप से ये बताना है। ये सीखने वाले की जो मनोप्रवृत्ति होती है, यानी सीखने वाला जितना अधिक तत्पर होगा उतना ही उसके अधिगम कौशलों को सीखने में मदद होगी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए। कार्य क्षमता अधिगम कौशलों को सीखने पर निर्भर करता है, अधिगम कौशलों को जो सीखना है वो किस पर निर्भर करता है, सीखने वाले की मनोवृत्ति पर निर्भर करता है, यानी वो जितना अधिक सीखने के लिए तत्पर होगा उतना ही वो अधिक सीख सकता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अधिगम कौशल पर मनोवृत्ति को विकसित करने में शिक्षक को चाहिए कि, यानी अधिगम जो कौशल है उस पर मनोवृत्ति विकसित करना शिक्षक को क्या चाहिए कि वो उस पर कैसी मनोवृत्ति विकसित करे। बालकों की आवश्यकता को समझे, संवेग का ध्यान रखें, सहानुभूति रखें, उपरोक्त सभी। यानी अधिगम कौशलों पर अपनी मनोवृत्ति विकसित करने में शिक्षक को किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए ये बताना है। बालकों की आवश्यकता को समझना चाहिए, ये भी सही है। संवेगों का ध्यान रखना चाहिए,
कि बालक किस प्रकार के संवेग उत्पन्न कर रहे हैं, सहानुभूति रखनी चाहिए बालकों के प्रति, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, उपरोक्त सभी हो जाएगा। यानी ये सभी शिक्षक के मनोवृत्ति को विकसित करने में महत्वपूर्ण होते हैं। तो डी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यालय में बालक अधिगम करते समय थक जाता है क्योंकि, यानी विद्यालय में जब बालक अधिगम करता है, सीखता है या पढ़ने जाता है तो वह थकान महसूस करता है, क्यों? विद्यालय की दोषपूर्ण स्थिति से, अरोचक पाठ्यक्रम से, अस्पष्ट शिक्षण से, उपरोक्त सभी से। तो देखिए, विद्यालय की अगर दोषपूर्ण स्थिति होगी, विद्यालय का जो वातावरण है वो अच्छा नहीं होगा तो भी बालक थकान महसूस करेगा, यानी उसको पर्याप्त खेलने के साधन वगैरह उपलब्ध नहीं होंगे, वहाँ का वातावरण अच्छा नहीं होगा तो वो कैसे क्या क्या महसूस करता है, थकान महसूस करता है। अरोचक पाठ्यक्रम, यही पाठ्यक्रम अगर उसकी रुचि के अनुरूप नहीं है तो भी बालक थकान महसूस करता है, वो पढ़ने में रुचि नहीं लेता। अस्पष्ट शिक्षण, यानी अगर बालक को शिक्षण कराया जा रहा है, अगर वो उसको स्पष्ट नहीं किया जाए तो उसका भी प्रभाव बालक के ऊपर पड़ता है, वो उसको तरफ ध्यान नहीं देता। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर है, यानी डी। अगला क्वेश्चन है, अधिगम कार्य में थकान से गुणात्मकता खत्म हो जाती है तथा अन्य भी, यानी अधिगम कार्य जब सीखने का कार्य किया जाता है में थकान आ जाती है सीखने के समय तो उसकी गुणात्मकता खत्म हो जाती है तथा अन्य भी, यानी गुणात्मकता खत्म होने के साथ और क्या होता है, उत्साह की कमी होती है, कुशलता का अभाव होता है, कार्य में गलतियां होती हैं, उपरोक्त सभी। यानी जब बालक अधिगम का कार्य कर रहा है तो उसमें थकान से उसकी गुणात्मकता तो कम होगी, साथ साथ व्यक्ति का जो उत्साह है वो भी कम होगा, उसकी जो कुशलता है, कार्य करने की कुशलता है, उसका भी अभाव आने लगता है और कार्य में गलतियां भी होने लगती हैं। तो ये सभी यहाँ पर प्रभाव डालते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अवधान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है, यानी व्यक्ति का जो ध्यान है उसको केंद्र करने की आंतरिक दशा या मनोवृत्ति कौन सी है, प्रवृत्ति कौन सी है, ये बताना है मेरे प्यारे साथियों। प्रशिक्षण, मनोवृत्ति, जिज्ञासा, उपरोक्त सभी। यानी अवधान, ध्यान को केंद्रित करना की आंतरिक दशा के अंतर्गत किसको शामिल किया जाएगा, ये बताना है। तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी करके दे सकते हैं। तो देखिए, अवधान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा के अंतर्गत प्रशिक्षण भी आता है, यही बालकों को प्रशिक्षित किया जाता है, मनोवृत्ति का विकास भी किया जाता है, व्यक्ति की मनोवृत्ति भी व्यक्ति के अवधान को केंद्रित करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है, व्यक्ति की जिज्ञासा भी अवधान को केंद्रित करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, तो उपरोक्त सभी जो है हमारा डी वाला जो आंसर है वो यहाँ पर सही होने वाला है। तो देखिए अगला क्वेश्चन, संवेदना का प्रकार है, यानी संवेदना का कौन सा प्रकार है ये बताना है। संवेदना के प्रकारों के बारे में, घ्राण संवेदना, स्पर्श संवेदना, ध्वनि संवेदना, उपरोक्त सभी। यानी संवेदना, व्यक्ति में संवेदना पाई जाती है, उसको जानने का जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसकी जो इंद्रियां होती हैं व्यक्ति के अंतर्गत, उनसे व्यक्ति के जो संवेदना उत्पन्न होती है, जागृति उत्पन्न होती है, उसके बारे में आपको बताना है। इनमें से कौन सा होगा कि संवेदना का प्रकार है। तो देखिए, घ्राण संवेदना यानी व्यक्ति को सूंघने की जो क्षमता होती है उसके द्वारा भी व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है, ये सही है। स्पर्श संवेदना भी होती है, स्पर्श के द्वारा भी व्यक्ति को संवेदना महसूस होती है, गर्म ठंडा आदि महसूस होता है। ध्वनि संवेदना यानी ध्वनि के संकेतों को सुनकर के भी व्यक्ति में संवेदना उत्पन्न होती है। तो ये सभी यहाँ पर आंसर होने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। तो ये सभी संवेदना के प्रकारों के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है, यानी उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता किन बालकों को पड़ती है ये बताना है। स्वस्थ बालक को, जिज्ञासु बालक को, अस्थिर बुद्धि बालक को, समायोजित बालक को। यानी उपचारात्मक शिक्षण किस बच्चे का उपचार करने की आवश्यकता होती है मेरे प्यारे साथियों। तो देखिए, उपचार की आवश्यकता किसे पड़ेगी? स्वस्थ बालक को तो पड़ेगी नहीं, जिज्ञासु बालक को भी नहीं पड़ेगी, समायोजित बालक को भी नहीं पड़ेगी। अस्थिर बुद्धि बालक, जो कमजोर बालक होते हैं, उनको उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवन इतिहास विधि में व्यक्ति का जैसा कि वह आज है क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। यानी व्यक्ति इतिहास विधि कह दो
या जीवन इतिहास विधि कह दो, उसमें क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। ये किसका कथन है, ये बताना है। गार्डनर का, गैरेट का, मर्फी का, लॉक का। ये किसने कहा था मेरे प्यारे साथियों? जीवन इतिहास विधि में व्यक्ति का जैसा कि वह आज है क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया जाता है। ये कथन है मेरे प्यारे साथियों गार्डनर का। किसका कथन है? गार्डनर का। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यक्ति के सामाजिक संबंध और मैत्री का ज्ञान किस विधि से संभव है? यानी व्यक्ति का जो सामाजिक संबंध स्थापित होते हैं और मैत्री करना यानी मित्रता की स्थापना होती है, उसका ज्ञान कौन सी विधि से किया जा सकता है? प्रक्षेपण विधि द्वारा, खेल विधि द्वारा, जीवन इतिहास विधि द्वारा या क्रिया विधि द्वारा? प्रक्षेपण का मतलब आरोपण, खेल या खेल विधि के द्वारा पता चलता है मित्रता और सामाजिक संबंधों का, जीवन इतिहास विधि से पता चलता है या क्रिया विधि से पता चलता है? तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, किससे पता चलता है इसके बारे में? जो व्यक्ति की केस स्टडी विधि है या जीवन इतिहास विधि है, उसी के आधार पर व्यक्ति के संबंध, सामाजिक संबंध और मैत्री का पता चलता है कि व्यक्ति के समाज में संबंध किस प्रकार के, किन किन लोगों से उसकी मित्रता है। जब व्यक्ति के इतिहास के बारे में जाना जाता है, केस स्टडी विधि का जो अध्ययन किया जाता है, तब बालक के जीवन इतिहास के बारे में पता चलता है। तो यह सामाजिक संबंध और मैत्री का ज्ञान किस विधि से होता है? जीवन इतिहास विधि से। तो इसका आंसर क्या है मेरे प्यारे साथियों? सी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, साक्षात्कार संक्षिप्त वार्तालाप द्वारा व्यक्ति को समझने की विधि है। यानी साक्षात्कार करना, व्यक्ति को आमने सामने बुला करके साक्षात्कार करना, संक्षिप्त वार्तालाप करना, उससे बहुत कम वार्तालाप करना, व्यक्ति को समझने की विधि है। यह किसने कहा था, यह बताना है। साक्षात्कार के बारे में बताया। ये परिभाषा किसकी है? वुडवर्थ की, स्किनर की, थॉमस और जॉन। तो किसने कहा था? ये साक्षात्कार संक्षिप्त वार्तालाप द्वारा व्यक्ति को समझने की विधि होती है। ये साक्षात्कार के बारे में कहा था। किसने कहा था मेरे प्यारे साथियों? ये कहा था वुडवर्थ। किसने कहा था? वुडवर्थ ने। तो ए आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, व्यवहार परीक्षण विधि किस विधि को कहते हैं? यानी व्यवहार का परीक्षण करना कौन सी विधि कहलाती है जिसमें व्यवहार का परीक्षण किया जाता है व्यक्ति के? प्रश्नावली विधि, क्रिया परीक्षण विधि, प्रक्षेपण विधि, प्रोजेक्ट विधि। तो कौन सी विधि है जिसमें व्यवहार परीक्षण विधि के नाम से भी जाना जाता है? तो व्यवहार परीक्षण यानी व्यक्ति के व्यवहार का परीक्षण किसमें होगा मेरे प्यारे साथियों? किसमें पता चल जाएगा व्यक्ति के व्यवहार का? जो क्रिया परीक्षण विधि है, यानी व्यक्ति को जब कोई कार्य करने के लिए दिया जाता है तो उसमें उसके व्यवहार का पता चल जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्रिया परीक्षण विधि। बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, किस विधि में बालक को किसी विशेष परिस्थिति में रखना पड़ता है? यानी ऐसी कौन सी विधि है जिसमें बालक का अध्ययन करने के लिए विशेष परिस्थिति की आवश्यकता पड़ती है? तो देखिए, प्रश्नावली विधि, परिस्थिति परीक्षण विधि, प्रक्षेपण विधि, प्रयोगात्मक विधि। तो आपको पता चल रहा होगा विशेष परिस्थिति की आवश्यकता किस विधि में पड़ेगी मेरे प्यारे साथियों? तो बी वाला जो ऑप्शन है हमारा, परिस्थिति परीक्षण विधि। यानी परिस्थिति परीक्षण विधि में बालक को किसी विशेष परिस्थिति में रखना पड़ता है, जिसका बालक के संबंध में ज्ञान प्राप्त किया जा रहा है, उसी प्रकार की परिस्थिति बालक के सम्मुख उत्पन्न करनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पिछड़े बालक के गुण होते हैं। यानी जो पिछड़े बालक होते हैं उनमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? समाज विरोधी होते हैं, ये भी सही है। अवबोध की कमी की धीमी गति, यानी ज्ञान प्राप्त करने की उनमें धीमी गति पाई जाती है, ये भी सही है। व्यवहार में तनाव होता है, उनका व्यवहार संघर्ष में होता है, उनमें तनाव उत्पन्न होता है। उपरोक्त सभी। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, पिछड़े बालकों के गुण के अंतर्गत ये सभी आ जाते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। पिछड़े बालक के गुणों के अंतर्गत उपरोक्त सभी, ये सभी शामिल किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानसिक रूप से अस्वस्थ और समायोजित व्यवहार कौन करता है? यानी ऐसा व्यक्ति जो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, जिसका दिमागी संतुलन सही नहीं हो, वह समायोजित व्यवहार करता हो, यानी समाज से विपरीत व्यवहार करता है। कौन करता है? पिछड़ा बालक करता है, प्रतिभाशाली बालक करता है, ज्ञानी करता है, खिलाड़ी करता है। तो कौन करेगा मेरे प्यारे साथियों? इस प्रकार का व्यवहार कौन करता है? जल्दी से जल्दी आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी देने की कोशिश करें। तो देखिए,
मानसिक रूप से अस्वस्थ बालक कौन होंगे और समायोजित व्यवहार कौन करेंगे? जो पिछड़े हुए बालक होते हैं। कौन से बालक? पिछड़े हुए बालक। ए, जो पिछड़ा बालक है वो इस प्रकार का व्यवहार करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सहशैक्षिक प्रवृत्ति का चयन होना चाहिए। यानी सहशैक्षिक प्रवृत्ति का चयन किस प्रकार होना चाहिए, किस आधार पर होना चाहिए, ये बताना है। विद्यालय के साधनों के अनुसार, बालकों की इच्छा के अनुसार, बालकों के स्तर और आवश्यकता अनुसार, अध्यापकों की सुविधा अनुसार। सहशैक्षिक प्रवृत्ति यानी शिक्षण के साथ साथ किस प्रकार की प्रवृत्तियों का भी चयन होना चाहिए, ये बताना किसके आधार पर होना चाहिए उसका चयन। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, जो सहशैक्षिक प्रवृत्तियां हैं, जो गतिविधियां हैं वो कराई जाती हैं, वो बालकों के स्तर और आवश्यकता अनुसार, बालकों के स्तर और आवश्यकता अनुसार चयनित होनी चाहिए। बालकों का स्तर और आवश्यकताओं का ज्ञान होना चाहिए, उसी आधार पर सहशैक्षिक प्रवृत्तियों का आयोजन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा अर्जित करने में सर्वाधिक प्रमुख कारक है। यानी शिक्षा प्राप्त करने में सबसे प्रमुख कारक कौन सा है? तीव्र स्मरण शक्ति होनी चाहिए, कुशल मार्गदर्शक या शिक्षण होना चाहिए, शिक्षक होने चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, सीखने की क्षमता होनी चाहिए। यानी शिक्षा अर्जित करने में सबसे प्रमुख कारक कौन सा होगा मेरे प्यारे साथियों, ये बताना है। वैसे तो यहाँ पर ये सभी सहायक होते हैं, परंतु प्रमुख कारक की बात कर रहा है। तो ये शिक्षा अर्जित करने में सर्वाधिक प्रमुख कारक होगा जिज्ञासा। कौन सा होगा? जिज्ञासा। यानी अगर बालक में सीखने या शिक्षा अर्जित करने की जिज्ञासा ही नहीं है तो किसी भी कार्य को नहीं सीख सकता है। तो जिज्ञासा यहाँ पर महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शैक्षिक प्रक्रिया का प्रमुख अंग है। शिक्षण की जो प्रक्रिया है उसका प्रमुख अंग कौन सा माना जाता है? अध्यापक, उद्देश्य एवं प्रयोजन, अध्ययन अध्यापन की परिस्थितियां, मूल्यांकन, उपरोक्त सभी। तो देखिए शैक्षिक प्रक्रिया के अंगों के अंतर्गत अध्यापक भी शामिल होता है, शैक्षिक उद्देश्य और प्रयोजन भी स्थापित किए जाते हैं, अध्ययन अध्यापन भी किया जाता है, इसकी परिस्थितियां भी उत्पन्न की जाती हैं, बालकों का मूल्यांकन भी किया जाता है। तो ये सभी यहाँ पर इस शैक्षिक प्रक्रिया के अंग के रूप में शामिल किए जाते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा प्यारे साथियों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आते रहें, ताकि हमारा उत्साह भी बना रहे। हमसे जुड़ने के लिए हमारे आप टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।